सो हेलो मुन्ना, हेलो हेलो हेलो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल डूइंग फाइन। तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम लोग इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं कि आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का ये प्रश्नावली 1.1 है। इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे यानी इसमें कुल टोटल 5 क्वेश्चन हैं और उन पांचों क्वेश्चन को हम बिल्कुल बारी बारी से और बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम बेहतरीन ढंग से सोल्व करेंगे। और ऐसा सोल्व करेंगे ना मुन्ना कि तुमको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, मतलब इसके विपरीत। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो मुन्ना, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कुछ संख्याएं हमको दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। बोल रहा है कि इनका HCF ज्ञात करने के लिए ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो वो हम इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बिल्कुल बढ़िया से बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे इंट्रोडक्शन वाला सेशन तो जाइए और उसको देखिए। हम डिस्क्रिप्शन में हो सकता है तो लिंक भी दे देंगे, और नहीं तो आई बटन में, जो आई बटन हमें दिख रहा है ना, वहाँ पे भी हम इसका लिंक दे देंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, और नहीं तो अंदर जाकर देख लीजिएगा ना, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे पहले बनाते हैं फर्स्ट। हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोल रहा है कि 35 यानी 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। लेकिन किस तरीके से, किस मेथड का यूज करके? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोग सबसे पहले मुन्ना इसमें हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना यहाँ पे लिख लीजिए हल। ठीक है, हल। सबसे पहले हम लोग कहेंगे माना a बराबर, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो तो उसको a मान लेते हैं, तो a बराबर 225 तथा b बराबर क्या हो जाएगा, तथा b बराबर 135। ठीक है, हमने मान लिया कि माना a इज इक्वल टू 225 तथा b इज इक्वल टू 135। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसके बाद हम लोग लिखेंगे मुन्ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह लीजिए, आप इसको कलन विधि कह लीजिए, या आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह लीजिए, बात क्या है, बराबर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होता है r, जहाँ r जो है ना वो 0 से तो बड़ा होगा और नहीं तो 0 के बराबर होगा, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। ये सारे चीज़ें हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाले सेशन में बताए हैं। ठीक है, खैर आप लोग नहीं भी देखेंगे इंट्रोडक्शन वाला सेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहाँ r 0 से क्या होगा, बड़ा। देखो बड़ा वाला जिधर मुंह रहता है ना मुन्ना, वो बड़ा होता है, तो 0 से तो बड़ा होगा r, लेकिन 0 का क्या हो सकता है, बराबर भी, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। कि देखो छोटा वाला मुंह है ना इधर, देखो मुन्ना ऐसा का मतलब देखो इधर बड़ा मुंह है कि नहीं, इधर बड़ा, इधर बड़ा हो गया तो बड़ा होगा, इधर छोटा मुंह है तो क्या होगा, छोटा। तो r जो है ना, ये r वो 0 से तो क्या होगा, बड़ा, और नहीं तो ये 0 से क्या होगा, बराबर, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा r। बस इतना कहता है, तो कुछ नहीं करिए। खैर यहाँ पे a कितना दिया हुआ मुन्ना, बैठा दो बस। a कितना है, a आपका दिया हुआ है 225 बराबर b कितना है मुन्ना, 135। ठीक है, लेकिन खैर अब ये नहीं लिखेंगे मुन्ना। देखो यहाँ तक इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके हम लोग क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहले इनको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी ये काम जो है ना आप लोग बिल्कुल रफ में कर सकते हैं। ये जो काम अभी हम कर रहे हैं इस काम को आप रफ में करिएगा कहीं, ठीक है, रफ वाले कॉपी में, और नहीं तो आप सामने भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो बड़ी संख्या होता है मुन्ना उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में,
और ये छोटी संख्या होता है उसको कहाँ लिखते हैं, बाहर, यानी 135 को बाहर लिख लेंगे। आप बताइए भाग तो सबको आता होगा लगाने, तो भाग ले कितना बार मिलेगा, 2 बार में तो हो जाएगा 270, है कि नहीं, क्योंकि 35 दूना कितना होता है, 135 दूना 270, तो ज़्यादा हो जाएगा 225 से, इसलिए एक ही बार में लगा देंगे 135। अब घटाइए, 5 में से 5 गया तो 0, और 22 में से 13 घटा लो, नहीं तो हाथ से लो तो कितना हो जाएगा 22, एक हाथ से लो तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 3 गया तो 9, ये कितना बचा 1, और 1 में से गया तो काटकूट। समझ में आ गया नहीं आया। देखो 5 में से 5 गया तो 0, 22 में से 13 घटा दो तो कितना बचेगा 9, क्योंकि 13 और 9 कितना होता है 22। समझ में आया कि नहीं आया। चलो फिर देखो मुन्ना, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको ऐसे कर दीजिए, अब ये 135 है यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। आप देखो तो 90 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 135 आएगा, तो 90 का 90, 90 दूना 180, तो 180 ज़्यादा हो जाएगा ना 135 से, इसलिए एक बार में क्या लगा देंगे 90। अब घटाओ, 5 में से 0 गया तो 5, अब 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, क्योंकि 9 4 13 होता है ना। फिर इसको ऐसे घेर दीजिए, फिर कितना है मुन्ना ये 90, तो यहाँ पे 90 चल जाएगा, 45 दूना 90, यानी 2 बार में क्या लग जाएगा 90, 90 में से 90 गया तो काटकूट, यानी क्या पे आ जाएगा शेषफल 0। तो जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है ना मुन्ना, तो हमारा HCF फाइंड हो गया। यही आपका HCF है, ये वाला HCF, जो लास्ट वाला जो भाजक होता है ना मुन्ना, वही HCF होता है 45। खैर इसको लिखेंगे कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए आप कि ए कितना है, ए आपका ये वाला होता है बीच वाला, ये आपका ए है, ये बी होता है, और ये क्या होता है, ये आपका होता है क्यू, और ये जो नीचे बचता है ये होता है आपका आर, ठीक है। तो ए कितना है 225 बराबर बी कितना है मुन्ना, बी 135 है। खैर यहाँ भी आप देख सकते हैं बी कितना था 135, इंटू यहाँ पे चिन्ह है तो इंटू दे दीजिए, इंटू मतलब गुना, क्यू कितना है इसमें मुन्ना 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, आर क्या है यहाँ पे, आर क्या बचा था रिमाइंडर यानी शेषफल 90, तो 90 लिख देंगे, बस यहाँ तक छोड़ दीजिए। आप देखिए तो आपका जो आर है यानी जो शेषफल है वो 0 हुआ है, अभी नहीं, अभी 90 ही है, तो लिखेंगे कि चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो आर था ना शेषफल वो 0 के बराबर हुआ है नहीं, तो अब इसीलिए लिखे कि चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, अब नहीं हुआ है 0 तो इसको फिर और बढ़ेंगे आगे। अब दूसरा में देखो, अब आपका ये वाला बन गया ए, ये बन गया बी, और ये वाला बन गया क्यू, और ये क्या बच गया नीचे आर, है कि नहीं। तो लिखो ए कितना है, ए है आपका 135, और बी कितना है 90, खैर ए बराबर लिखो, बी कितना है 90 इंटू क्यू कितना है, क्यू यहाँ पे एक ही है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, आर कितना है, आर क्या बचा था इसमें 90 45, तो 45 लिख देंगे, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ये जो 35 है ना यहाँ पे चलाता है बराबर के बराबर, ये जो 90 था यहाँ पे आ जाएगा भाजक के रूप में, और इंटू देंगे। अब यहाँ पे देख लो भागफल कितना था 1, तो 1 लिखे हैं, और लास्ट में शेषफल कितना बचा है 45, तो 45 लिखे हैं। आप देखो तो फिर से जो शेषफल है आपका आर, ये आर है देखो यहाँ पे, तो आर 0 है, ये नहीं, ये 45 है, देखो आर कितना है यहाँ पे 45, तो लिखेंगे कि चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अभी आर 0 के बराबर नहीं हुआ है ना, तो नहीं हुआ तो फिर से लिखना पड़ेगा आपको ये। अब देखो यहाँ पे आपका ये बन गया ए, अब ये क्या बन गया बी, क्योंकि अभी इसमें चल रहे हैं हम लोग, ये आपका बन गया क्यू, और ये क्या है आपका आर, तो पहले ए लिखिए, ए कितना है आपका, क्योंकि पहले ए लिखते हैं ना, तो ये आपका है 90, तो 90 लिखेंगे बराबर, उसके बाद बी, तो बी यहाँ पे आपका कितना है 45, तो 45 लिखेंगे, है कि नहीं। देखो ये 90 यहाँ पे चलाता है ना बराबर के बराबर, ये 45 कहाँ जाएगा यहाँ पे इंटू है, देखो यहाँ पे इंटू के चिन्ह है ना, ये सिंबल गुणा का, तो गुणा का सिंबल देंगे। अब उसके बाद क्या आता है क्यू, तो क्यू यहाँ पे क्या था 2, तो 2 लिख देंगे, है कि नहीं, प्लस है तो प्लस, आर कितना है, देखो आर कितना आ गया था इसमें 0, तो 0 लिख देंगे। आप देखो तो आर 0 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, आर जो है 0 के बराबर हो गया ना, तो लिखेंगे कि चूंकि आर इज इक्वल टू क्या हो गया 0, इसलिए 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 135 और 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, जब आर आपका शेषफल यानी 0 हो जाता है ना, तो यही आपका HCF होता है 45, यहाँ पे क्या है 45, यानी ये लास्ट वाला, ये आपका 45 का होता है HCF, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक बताओ मुन्ना समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, देखो इसको फिर से एक बार समझते हैं। ये पहले समझो कि आपको बोला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करने के लिए, अब आपको मालूम होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि नहीं। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने ये किया कि माना है कि माना ए बराबर जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लेते हैं, और जो छोटी संख्या दोनों में रहेगा उसको क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। उसके बाद हमने क्या लिखा है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ या कॉमा दे दिए हम यहाँ पे, जो आर है ना वो क्या होगा, वो जो है 0 से बड़ा होगा और नहीं तो 0 के बराबर होगा, नहीं लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो बड़ा वाला संख्या था ए, उसको तो बीच में लिखेंगे ना, और जो छोटा वाला संख्या है उसको बाहर लिखेंगे, और फिर इसमें भाग लगाएंगे। तो भाग कितना बार में लगा था, एक बार में, तो कितना आया था यहाँ पे 135। फिर इसको घटाया तो कितना आया 90। अभी नहीं पूरा कटा, पूरा जीरो नहीं आया तो इसको यहाँ पे चल जाएगा 135। फिर 90 से भाग किए तो कितना मिलेगा, एक बार में 90, और फिर घटाएं तो कितना है 45। अभी भी जी से जीरो नहीं हुआ, तो फिर ये 45 तो यहाँ पे रहेगा, ये जो 90 कहाँ चल जाएगा बीच में। फिर 45 दूना 90, 90 में से 90 गया तो जीरो, अब से जीरो हो गया ना, तब छोड़ देंगे यहाँ पे। अब यही जो लास्ट में बचा ना, ये आपका HCF होता है, लेकिन इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू निकालना है। तो ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले ये तो लिख ही देते, ए है तो ये कितना था इसमें, सबसे पहले देखो तो ए भी चला होता है ना, तो 125 तो 125 लिखा बराबर के बराबर। बी कितना था 135 तो 135 लिखा, इंटू है तो इंटू दिए। क्यू कितना था इसमें 1 तो 1 लिखा, प्लस का प्लस। आर कितना था इसमें, आर ये वाला था ना, नीचे वाला पता था कि आर होता है, ये वाला ये आर होता है शेषफल, तो शेषफल कितना बचा था 90 तो 90 लिखा। अब देखो तो यहाँ पे शेषफल 0 के बराबर हुआ नहीं, तो लिखा कि चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर अगला स्टेप देखें, अब ये बन गया आपका ए, और ये क्या बन गया बी, और ये क्या बन गया, ये तो क्यू है ही, और ये क्या नीचे वाला बन गया, नीचे वाला भी आपका आर है। तो देखो ए पहले लिखते हैं, पहले ए तो ये कितना था 135, देखो ना यहाँ पे क्या है 135, बराबर है तो बराबर दिया। बी क्या था यहाँ पे, बी आपका है 90, तो हमने क्या लिखा 90 इंटू के इंटू। क्यू बोल रहा है तो क्यू कितना था इसमें 1, तो हमने 1 लिखा, प्लस का प्लस। आर क्या था यहाँ पे, आर 45 आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 45 लिखा, ठीक है। उसके बाद देखो तो आर जो है 0 के बराबर हो गया, ये 45 है नहीं, तो लिखेंगे कि चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0। अभी आर यहाँ पे 0 नहीं हुआ है ना, तो छोड़ देंगे, लिखेंगे कि चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ये बन गया आपका ए, और ये क्या बन गया बी, और ये क्यू, और ये आर। आप देखो फिर से लिखेंगे, ए पहले बोलता है तो ये क्या था यहाँ पे 90, देखो ये आपका 90 है ना, तो 90 लिखें, बराबर। बी कितना था, तो बी आपका यहाँ पे कितना है 45, तो 45 लिखें, इंटू क्यू कितना था, क्यू बोलता है तो क्यू कितना है 2, तो 2 लिखा, प्लस के प्लस। आर कितना था, आर बराबर 0 है तो 0 लिखा। चूंकि आर इज इक्वल टू 0, यानी आर जो है 0 के बराबर हो गया ना, इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। यही आपका क्या होता है HCF। लास्ट जो आपका भाजक होता है ना, जहाँ पे शेषफल 0 आता है, वही भाजक क्या कहलाता है आपका HCF। तो HCF इसका आ गया 35, अति माफ़ कीजिएगा 45। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं मुन्ना। एक क्वेश्चन इसमें क्या और हम बनाते हैं, और ये आप खुद ही घर पे बना लीजिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं, ये वाला, आइए बनाते हैं इसको। देखो मुन्ना, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं ना, तो लिखेंगे हल। ये दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे तो लिखेंगे हल, आप करिए। सबसे पहले मान लेते हैं, तो माना ए बराबर क्या मान लेते हैं मुन्ना, जो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कितना है 38,220, तथा बी बराबर क्या हो जाएगा छोटी संख्या 196, है कि नहीं। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ या कॉमा देख लीजिए, जहाँ आर जो है ना वो 0 से तो क्या होगा बड़ा, लेकिन 0 क्या होता है बराबर भी, और b से क्या होता है छोटा, तो b से छोटा। देखो मुन्ना, यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ तक तो तुमको बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, इधर ये रफ का काम करते हैं। जो बड़ी संख्या होता है उसको लिखते हैं बीच में, यानी बड़ी संख्या क्या था इसमें 38,000 मतलब 38,000 था, सॉरी माफ़ कीजिएगा 38,220 था, और छोटी संख्या क्या था इसमें 196। अब 196 से भाग लगाओ, कितना बार में आता है 382, है कि नहीं, क्योंकि दो संख्या लेंगे मुन्ना तो ये 38 है, अब 38 तो छोटा है ना 196 से, इसलिए 3 संख्या लेना पड़ेगा, यानी 3 अंक लेना पड़ेगा। अब देखो तो 196 में कितना से गुना करें
कि 382 आ जाए और नहीं तो 382 से कम, ज़्यादा तो नहीं लगाएंगे। तो लगाओ 2 से गुना करके पहले देखो, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 19 के 9, 9 दूनी 18 और 1 19 के 9 हासिल 1, 2 एकम 2 एक हासिल 3, तो कितना गया 392, जो कि ज़्यादा हो गया 382 से, है कि नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे, 2 बार में नहीं एक ही बार में लगा देंगे, और एक बार में लगाएंगे तो एक में 196 से गुना करेंगे तो 196 ही आएगा ना। फिर घटाओ इसमें से, एक हासिल है तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 6 गया तो 6, ये बचा 7, एक हासिल है तो कितना हो जाएगा 17, और 17 में से 9 जाएगा तो 17 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, ये बचा आपका 2, और 2 में से 1 गया तो 1, ऊपर से कितना उतारेंगे 2, ठीक है। अभी नहीं किया तो तुम ऐसे जैसे पहले जैसा मत सोचो कि यहाँ पे ऐसे घेर देंगे, क्योंकि अभी ऊपर वाले और चीज़ें बच रही है ना, जब बच रहा है तो इसको घेरेंगे नहीं, पहले उतार देंगे इसको 2 को। आप देखो तो 196 में, ये जो 196 दिया गया है, 196 में कितना से गुणा करें कि 1882 आ जाए, मतलब 1862 आ जाए। तो देखो 196 में हम गुना करते हैं 8 से, अब 8 से करके देखो, 8 छः 48 के 8 हासिल 4, 9 8 72, 72 और 4 कितना होता है 76 के 6 हासिल 7, 8 एकम 8, 8 और 7 कितना होता है 15, यानी 1568 आ गया, जो कि छोटा है कि नहीं। तो क्या करेंगे 196 में इस बार 9 से गुना करके देखेंगे, तो 9 छः के 54 के 4 हासिल 5, 9 9 में 81, 81 और 5 कितना होता है 86 के 6 हासिल 8, और 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होता है 9 और 8 होता है आपका 17, 9 और 8 कितना होता है जी 9 एकम 9 और 8 हो गया आपका 17, तो कितना आ गया 1764। अब घटाओ, एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में से 4 गया तो 8, ये बचा 5, एक हासिल लेंगे तो 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये आपका कितना बचा 7, 7 में 7 गया तो कटकुट, और 1 में से गया तो कटकुट, ऊपर कितना है 0, तो 0 उतार देंगे। अब ये कितना था, अब ये कितना बचा मुन्ना, मतलब आप देखो अब यहाँ पे बचा 980, अब 980 आया, तो अब देखो तो 196 में कितना से गुना करें, 196 में कितना से गुना करें कि 980 आ जाए या 980 से कम। तो देखते हैं इस बार 5 से गुना करके, क्योंकि देखो हमको लास्ट में 0 लाना है, तो 6 बचे 30 जीरो आता है ना, तो 6 बचे 30 के 0 हासिल 3, 9 बचे 45, 45 और 3 कितना होता है 48, 48 के 8 हासिल 4, 5 एकम 5, 5 और 4 कितना होता है 9, तो बिल्कुल आ गया। कितना बार में, अच्छा पहले हमने 9 बार में यहाँ पे लगाया था, तो 9 यहाँ पे लिख दीजिए। इस बार कितना बार में लगा 5 बार में, तो 5 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और कितना आ गया 400, देखो 5 के 20 के 0 हासिल 4, अभी 6 बचे 30 के 0 हासिल 3, 9 बचे 45, 45 और 4 कितना होता है, अभी 45 और 3 कितना होता है 46, 47, 48, 48 के 8 हासिल 4, 5 एकम 5, 5 और 4 कितना होता है 9, है कि नहीं। तो 900 कितना आ गया 80, 980 में से 980 घटेगा तो कितना बचेगा 0। खैर यहाँ पे हमारा शीर्षफल एक ही बार में 0 आ गया, तो लिखेंगे ए कितना था यहाँ पे, ए आपका ये होता है ना, और ये होता है बी, और ये क्या होता है आपका क्यू, और ये वाला आर। तो लिखिए ए कितना है, अरे ये लिखना है ना, तो ये कितना है 38 बराबर, यानी 3820 बराबर, फिर कितना है 20 में 196 गुणा, गुणा का चिन्ह है, क्यू कितना है इसमें 195, प्लस है तो प्लस, आर कितना है मुन्ना इसमें 0, तो 0 लिख देंगे। आप देखिए चूंकि आर 0 आ गया है ना, तो लिखेंगे कि चूंकि आर इज इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर हो गया है ना, इसलिए 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना आ गया, देखो ये लास्ट भाग किया ना 196, तो 196 आ गया, ये क्या होगा आंसर। तो देखो मुन्ना, जब भी आपको बोले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके से ही HCF ज्ञात करिएगा। ये आपका रफ का काम है, तो ये आप मत लिखिएगा वहाँ पे सामने कॉपी में, जहाँ पे आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना वहाँ पे नहीं लिखिएगा सामने, अगर लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेन जो आपका रूल है वो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। देख लीजिए इसको एक बार और कॉपी कर लीजिए। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आइए सेकंड को देखते हैं। तो देखो मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है समझ में आता है ना। धनात्मक विषम पूर्णांक कहने का मतलब कि वो ऐसा पूर्णांक जो धनात्मक होना चाहिए और साथ में विषम होना चाहिए, यानी 2 से पूरा पूरा ना कटे, उसे बोलते हैं विषम संख्या। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1
या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हमको ये दर्शाना है मुन्ना कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले अगर ये चीज़ हमको करना होता है तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं मुन्ना, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेंगे। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे मुन्ना हल, और हल में सबसे पहले मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। सबसे पहले मुन्ना हम लोग ये मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि हमको यही नहीं बोल रहा था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यही हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ तक मानने के बाद अब देखो तो ए बराबर हम लोग क्या लिखते थे, ऐसे देखो ए बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, BQ प्लस में R, है कि नहीं। तो ए तो खैर ये लिखो बराबर, देखो तो यहाँ पे B कितना है 6 और Q कितना है Q ही, प्लस R कितना है 1, है कि नहीं। तो देखो तो ये वाला B होता है ना, ये क्या होता है B, और देखो ये सारे में B देखो 6 6 6। तो लिखेंगे तथा B बराबर 6 होगा कि नहीं होगा 6, क्योंकि हम लोग ए बराबर क्या लिखते हैं BQ प्लस R, है कि नहीं। तो B और Q और प्लस में R, तो B क्या है इसमें, देखो तो 6q प्लस R, 6q प्लस R, 6q प्लस R, है कि नहीं। तो ये आपका B है ना, तो ये आपका B हो गया। तो तथा लिख देंगे यहाँ पे कि तथा B बराबर 6। यहाँ तक बिल्कुल करना पड़ेगा ही मुन्ना, आएगा करने की नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो हमने माना कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब उसके बाद देखते हैं मुन्ना कि b बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो ना b बराबर क्या है इसमें 6 है कि नहीं, b की जगह पे, तो 6 लिख दिए। अब उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखो यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी लिख सकते हैं या आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, दोनों बात क्या है, बराबर। तो हमने लिखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, कहता है कि a इज इक्वल टू BQ प्लस R, a इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ R जो है वो 0 से क्या होता है, बड़ा, और नहीं तो 0 का क्या होगा, बराबर, लेकिन B से क्या होता है यार, छोटा, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब देखो तो यहाँ पे जो R हो जाएगा मुन्ना वो B से तो छोटा होगा ना। देखो तो B कितना अच्छा, यानी R 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 5 तक, क्योंकि जो R है मुन्ना, R मुन्ना B से, देखो ना ये B है आपका, है कि नहीं, ये B से ही छोटा ही है ना, R जो है B से छोटा है। तो B कितना था 6, तो R बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, संभावित मान 0 1 2 3 4 और 5, 6 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 6 तो B के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तब B से छोटा होता है ना R, तो इसलिए 0 से लेकर कहाँ तक, 5 तक हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो एक बार सबसे पहले लेंगे 0 बराबर R पर। तो लिखेंगे यहाँ पे कि R बराबर 0 पे, माफ़ कीजिएगा उल्टा सीधा बोला जाता है जी। जब आप फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आइएगा ना तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन होता ही होता है, अंदर से पता लगता है पता नहीं कहाँ पे क्या बोले, कैसे बोले, है कि नहीं, थोड़ा सा होता है। खैर कोई बात नहीं, देखिए सब एक दिन सही हो जाएगा। देखिए R बराबर है 0, मतलब हमने मान लिया कि R बराबर 0 पर। अब लिखो A क्या है, A तो यही है ना, तो A के यही लिखिए बराबर। B क्या माना था हमने, देखो B है तो B क्या माना था हमने 6, तो 6 लिख दीजिए यहाँ पे, इंटू Q क्या था, Q तो Q ही है कि नहीं, तो Q लिख देंगे, प्लस R क्या है, R हमने 0 माना है ना, तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बराबर हमारा आ गया 6 में Q से गुना करेंगे तो 6Q, और ये प्लस में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही ना, मतलब 6Q ही होगा ना, बस छोड़ देंगे। तो हमारा A बराबर कितना आ गया 6Q, क्या आ गया जी 6Q, छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर लिखेंगे हम कि R बराबर, अभी R बराबर 0 लिए थे ना, R बराबर इस पर क्या लेंगे 1, तो लेंगे R बराबर 1 पर, R बराबर 1 लेने पर या R बराबर 1 पर। फिर लिखो A के क्या रहेगा, A ही बराबर, B यहाँ पे क्या हो जाएगा मुन्ना, B 6 था तो 6 लिखेंगे,
फिर क्यू कितना था, इंटू के चिन्ह, क्यू कितना था, क्यू तो क्यू ही है ना, क्यू तो कुछ है नहीं, तो क्यू क्यू प्लस प्लस है तो प्लस लिखेंगे। आर कितना लिया था इस बार, एक, तो एक लिख देंगे। करो इसको, ए बराबर 6 में क्यू से गुना करेंगे तो 6 क्यू प्लस का प्लस 1 का 1, तो बस इतना आ गया, इतना छोड़ दो। ठीक है, आप इसको समीकरण 1 2 करके मान सकते हैं, खैर इसको हम लास्ट में मान लेंगे। ठीक है, अभी इतना रहने दो। नेक्स्ट देखो, इस बार हम लोग क्या लेंगे, इस बार लेंगे एक्स बार आर बराबर 2, तो लिखेंगे कि आर बराबर 2 पर, अब देखो आर 2 लिए हैं तो ए तो यही रहेगा बराबर, बी क्या रहेगा मुन्ना, बी हमने 6 लिया था तो 6 है, इंटू क्यू क्या रहेगा, क्यू के क्यू ही, प्लस आर इस बार क्या लिए हैं 2, तो 2 लिख देंगे। करो, ए बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस का 2, तो ये कहाँ हमारा तीसरा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार ऐसे ही करते जाएंगे मुन्ना। फिर लिखेंगे आर बराबर इसको क्या ले लेंगे 3, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 6 इंटू में क्या हो जाएगा क्यू, और प्लस में आर कितना लिए थे 3, तो बस इतना आ गया, यानी ए बराबर आ गया 6 क्यू प्लस का 3, क्योंकि 6 में क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 क्यू, तो 6 क्यू लिखा, ये आपका चौथा मिल गया। चलो और करो एक बार, फिर लो ये आर बराबर इस पर क्या लीजिएगा, इस बार ले लेंगे आर बराबर 4, है कि नहीं, आर बराबर 4 पर, आप पर लिख दीजिए। ए के क्या लिखेंगे, ए ही बराबर, बी यहाँ पे कितना है, बी तो 6 लिए थे तो 6 है, इंटू क्यू कितना है इसमें, क्यू तो क्यू ही है ना, तो क्यू के क्यू प्लस का प्लस, आर क्या लिया था इस बार 4, तो 4 लिखेंगे। ए के ए बराबर 6 में क्यू से गुना होगा तो 6 क्यू प्लस 4 के 4, तो ये हमारा 5वां आ गया। ठीक है, इस बार हम लोग क्या लेंगे मुन्ना, इस बार लेंगे हम लोग आर बराबर 5, क्योंकि लास्ट 5 बता ना, तो 5 ले लेंगे, तो लिखेंगे देखो ए पहले है तो ये लिखेंगे बराबर, बी कितना था मुन्ना 6, तो 6 लिख देंगे, बी आपका क्या है 6 कॉमा क्यू क्या है मुन्ना, क्यू के क्यू ही, प्लस आर क्या लिया था इस बार 5, तो 5 लिख देंगे। करो, ए बराबर क्या आ जाएगा 6 क्यू प्लस का 5, 6 क्यू प्लस का 5, तो बस ये आ गया हमारा 6वां। अब देखो मुन्ना, पहले थोड़ा सा समझते हैं सम और विषम को बढ़िया से एकदम। देखो अगर 2q के अगर रूप का है ना मुन्ना, तो देखो 2 आपका सम संख्या है, इसलिए ये सम संख्या है, तो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, है कि नहीं। कैसे सर, देखो 2 गुणा q के जगह पे कोई सा भी मान रख दो, कोई सा भी मान रख दो, आपको सम संख्या ही मिलेगा। देखो 1 से रखोगे 2 ही, अब 2 q के जगह पे इस बार 2 रख दो, कितना मिलेगा 4, 2 के 2 लिखो, q के जगह पे क्या रख दो 3, तो कितना मिलेगा 6। देखो सम संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी 2q के रूप का होगा ना तो हमेशा आपको सम संख्या ही मिलेगा। अगर सम संख्या के साथ में q है ना तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, सम संख्या ही। लेकिन ऐसा रहता कि 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, अब देखो सम संख्या के साथ में q तो है, लेकिन साथ प्लस में उसके साथ क्या गया है विषम संख्या, तो हमेशा आपको विषम संख्या ही मिलेगा। q का कोई भी मान ले लो तुम, देखो 2 के 2, q का मान 1 लेते हैं प्लस का 1, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस का 1 बराबर कितना मिलेगा 3, देखो विषम संख्या मिला। इस बार 2 के 2 लिखो, इंटू क्यू की जगह पे 2 ले लो, अब प्लस का कितना था 1, करो इसको 2 दूनी 4 और प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 5, देखो 5 ही विषम संख्या है, यानी 2q का रूप का रहेगा तो सम संख्या होगा, लेकिन 2q प्लस 1 के रूप का रहेगा तो विषम संख्या। अब यहाँ पे लेकिन रहता 2q प्लस 2 तो क्या होता है ये सम संख्या, 2q प्लस 4 क्या होता है सम संख्या, 2q प्लस 6 क्या होगा सम संख्या, लेकिन 2q प्लस का 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा विषम संख्या। रख के देख लो ना, 2 के 2, q के जगह पे कोई सा मान रख लो 10 रख लो, प्लस का 3, अब करो 10 दूनी 20 और प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 23, 23 क्या है विषम संख्या है। समझ में आ गया, तो सम संख्या कब होगा मुन्ना और विषम संख्या कब होगा, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक दिन सब सही हो जाएगा। देखो तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 6q है ये क्या है सम संख्या होगा, क्योंकि सम संख्या के साथ में q है कि नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 6q प्लस 2 ये भी सम संख्या होगा, 6q प्लस 4 ये भी आपका क्या होगा सम संख्या। तो यहाँ पे लास्ट में लिखिए, ये नीचे लिखेंगे यहाँ पे, खैर यहाँ पे लिख देते हैं हम, लिखेंगे लास्ट में कि चूंकि यहाँ पे लिखना है ऐसे कि चूंकि a बराबर 6q या 6q प्लस या कॉमा देके, या फिर ऐसे ही लिखो कि चूंकि 6q या 6q प्लस 2 कॉमा 6q प्लस 4 एक
धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं। ये सारे के सारे धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, इसलिए 6q ये वाला और ये, इसलिए 6q + 1 कॉमा 6q प्लस का 3 या कॉमा देके फिर लिख दो 6q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। बस यही हमको प्रूफ करना था, ये मैं सिद्ध करना था, बस हमने कर दिया। ठीक है, यही दर्शाना था। देख लो मुन्ना, समझ में आया कि नहीं आया। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये रफ का ही काम था सारे। देख लो मुन्ना। तो चलिए मुन्ना, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख लेते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बोर्ड पे लिख लिए हैं। अब इसको थोड़ा सही से समझते हैं और सोल्व करते हैं। देखो बोल रहा है कि किसी परेड में 16 सदस्यों वाली, माफ़ कीजिएगा 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ये तो हुई खैर क्वेश्चन। अब इसको हम लोग थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। देखो बोल रहा है कि किसी परेड में, परेड आप लोग समझते हैं ना, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी वगैरह होता होगा, आप देखोगे जो हमारा संसद होता है ना, जो हमारा दिल्ली में संसद है, वहाँ पे परेड वगैरह करवाए जाते हैं, या कहीं बॉर्डर वगैरह पे परेड वगैरह होता है। देखोगे ना आप लोग कभी ऐसे ऐसे चलते हुए सिपाही वगैरह से चलते हैं, है कि नहीं। और उनके पीछे बहुत सारे सिपाही क्या जी, बंदूक वगैरह लेके या फिर बैंड बाजा लेके कुछ ऐसे लोग चलते हैं, चलते कि नहीं चलते हैं। तो वही परेड हो रहा है। तो बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, 616 सदस्यों वाली एक सेना क्या है, आर्मी है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले बैंड आर्मी के पीछे मार्च करना है। मतलब आगे तो रहेंगे 32 गो बैंड आर्मी वाले लोग, उसके पीछे रहेंगे 616 लोग, कौन, आर्मी वाले यानी सेना वाले लोग रहेंगे, और उसके पीछे क्या करेंगे, मार्च करेंगे। आ रहा समझ में ना, ऐसे मार्च करना है। ठीक है, तो बोला कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब दोनों समूहों को, दोनों समूह मतलब समझ रहे हैं ना, एक तो आपका बैंड आर्मी वाला हो गया यानी आर्मी बैंड वाला, और एक होगा सेना। आगे रहेगा बैंड आर्मी यानी आर्मी बैंड वाले लोग, और उसके बाद क्या रहेंगे, पीछे सेना रहेगा। तो बोल रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब कि देखो पहला संख्या में, देखो पहला संख्या हुआ आर्मी वाले का 2 गो, तो इसके पीछे जितना संख्या रहेगा ना उतना संख्या ही इधर भी रहना चाहिए। ठीक है, वो बोल रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। जैसे स्तंभ मतलब समझते हैं ना, जैसे एक स्तंभ ऐसे 2 3 4 ऐसा बनता है ना, तो उन स्तंभों की संख्या बताना है जिनमें वे क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। और उन स्तंभों में ना जो सेना की जो संख्या है ना वो बराबर होनी चाहिए। इन एक में तो 7 हो गया। जैसे देखो समझाते हैं, ये आपका हो गया बैंड वाले, मान लो कि 6 गो है बैंड वाला। ठीक है, और आपका 10 क्या है, 10 गो आपका क्या है जी, सेना वाले लोग हैं। 10 गो नहीं, आपका 12 गो सेना वाला है लोग हैं। तो देखो ये तो हो गया आपका बैंड वाला। ये कौन वाले लोग हैं, बैंड वाले लोग। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने वाले, कौन से लोग हो गए हैं, ये हो गए आपके सेना। यानी बैंड के पीछे पीछे सेना के लोग क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं ना। देखो इन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताना है जिनमें वे क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। और इन स्तंभों में ना उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वही बोल रहा है कि 32 को तो बैंड वाले लोग हैं यानी आर्मी बैंड वाले, और 616 को क्या है, सेना के टुकड़ी है यानी सेना का क्या है, समूह है। वो एक मतलब स्तंभ में ऐसे मार्च करना चाहते हैं। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इनमें स्तंभों की अधिकतम संख्या बताना है। तो देखो हमेशा याद रखना
कि अगर बोले कि अधिकतम 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 बोल दे कहीं आपको, या फिर बोल दे कि बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी बोले या अधिकतम बोले या सबसे बड़ी बोले, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं जी, HCF निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन आपको बोलेगा हमेशा कि छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, या फिर बोलेगा कि न्यूनतम, न्यूनतम, आपको बोले छोटी से छोटी या न्यूनतम, तो आप क्या करिएगा, हमेशा LCM ज्ञात करना है। क्या कहते हैं ना जी, LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आज समझ में। चलो तो हम लोग क्या निकालेंगे, बोल रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ पे लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF। यानी जो HCF आएगा ना, किसका HCF, 616 व किसका 32, इनका जो HCF आएगा ना, वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी जिनमें वे क्या करेंगे, मार्च करेंगे। तो चलिए HCF निकाल लीजिए। अब HCF यहाँ पे कोई सा विधि से निकाल लो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकाल लो, चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो, या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो, जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से निकाल लीजिए, है कि नहीं। खैर हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, तो नेक्स्ट प्रश्न वाले में ऐसे भी हम लोग सोल्व करेंगे और निकालेंगे उसके थ्रू। तो खैर अभी देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो लिखेंगे कि यूक्लिड, सबसे पहले मानते हैं ना मुन्ना, तो सबसे पहले इसमें मान लो कि माना ए बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 616, व बी बराबर क्या हो जाएगा, 32। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की जगह पे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें सही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आपको जो अच्छा लगता है मुन्ना वो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, कि A = BQ + R, जहाँ R जो है ना वो 0 से क्या होगा, बड़ा, और नहीं तो 0 के बराबर होगा, लेकिन B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये ना कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बस देखिए A कितना था मुन्ना, खैर यहाँ पे पहले हम लोग रफ में काम कर लेंगे। बड़ी संख्या कहाँ होता है, अंदर, और छोटी संख्या बाहर। तो 16 का 16, 32 का 32, 32 दूनी 64, तो 64 ज़्यादा होगा ना एक सर से, इसलिए एक बार में क्या लगा देंगे 32। एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया तो 9, ये बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2, ऊपर से उतारेंगे 6। आप देखो तो कितना बार मिलेगा मुन्ना ये, आप लगाओ इसको फिर से, यानी 32 में कितना से गुणा करें, 32 में कितना से गुणा करें कि 296 आ जाए ना, तो 296 से कम, ज़्यादा नहीं, तो 3 से गुणा करके देखते हैं। तो करो, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये बहुत, खाली 96 आया, हमको लाना है 296, है कि नहीं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस बार गुणा कर देते हैं, हम 8 से कर देते हैं। तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 3 24, 24 और 1 25, तो कितना आ गया 256। 200 कितना आ गया जी 56, तो हम लोग लिखेंगे 200। खैर और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 32 में 9 से गुणा करके देख लेते हैं, अभी तो कम ही है ना 256, 296 से। 9 दूनी 18 क्या, 88 लेके 9 3 27, 27 और 1 28, तो कितना आ गया 288, यानी ये लगा देंगे हम लोग 9 बार में, 9 बार में क्या लगा देंगे 288। घटाओ, एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में से हट गया तो 8, ये बच रहा है 8, 8 में से हट गया तो 0 यानी कटकुट, 2 में से 2 गया तो कटकुट, ऊपर से उतारेंगे कितना 8, ये ऊपर 32 है तो यहाँ पे लिख देंगे 32, 8 चौके 32, 32 में से 32 गया तो क्या हो जाएगा मुन्ना 0। चलो अभी जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे हम। आपको मालूम होना चाहिए कि बीच वाला होता है A और ये होता है B और ये क्या होता है Q, और ये जो लास्ट में आपका बचता है ना, क्या होता है आपका R, होता है कि नहीं होता है। तो लिखो A कितना है आपका, ये है आपका 616, देखो यहाँ पे नहीं माने 616 बराबर B कितना है मुन्ना, B कितना माने थे 32, और नहीं तो यहाँ भी देख लो ना B कितना है 32। फिर बोल रहा है Q, तो Q कितना है यहाँ पे 19, तो 19 लिखेंगे, प्लस का प्लस,
आर कितना है यहाँ पे 8, तो 8 लिखेंगे। अब देखो तो आर जो है 0 के बराबर हुआ नहीं, आर 8 है अभी, तो लिखेंगे कि आर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आर 0 के बराबर अभी नहीं हुआ है। फिर देखो ये आपका ए हो गया, ये क्या हो गया, अभी हो जाएगा आपका बी, और ये क्या हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर। तो लिखो ये कितना है 32, पहले ए लिखेंगे ना, तो ये 32 था बराबर, देखो यहाँ पे 32 नहीं है, बी कितना है 8, बी तो 8 लिख देंगे, इंटू क्यू कितना है, क्यू आपका है 4, तो 4 लिख देंगे, फिर प्लस, अब आर कितना है आपका 0, तो 0 लिख देंगे। अब करो, लिखो कि चूँकि आर इज इक्वल टू 0, यानी आर 0 के बराबर हो गया ना, तो इसलिए लास्ट में लिखेंगे कि इसलिए 616 व 32 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका भाजक लास्ट में लगा है 8, तो 8, यही आपका क्या होता है जी HCF, पता है ना सबको, तो यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलो देख लो मुन्ना, इसको एक बार बढ़िया से देखो और समझो, और लास्ट में इसको क्या कर लेना, कॉपी कर लेना समझने के बाद, ठीक है। तो देखो मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको पहले बोर्ड पे लिख देते हैं। देखो मुन्ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने बोर्ड पे लिख लिया है, अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमको ये दर्शाना है मुन्ना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक बोले वैसे ही समझ जाओ कि अच्छा प्लस वाली संख्या है, प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। तो बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमको बताना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमको ये दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें मुन्ना, अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे थे, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें वर्ग नहीं बोला था, इसमें वर्ग बोल दिया है, बस इतना ही फर्क है। आओ तो सबसे पहले लिखेंगे हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे हल। अब हल लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले मानते हैं ना, तो लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोल रहा था, इसलिए हमने मान लिया धनात्मक पूर्णांक, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या हो जाएगा मुन्ना, देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये a बराबर क्या होता है BQ+R। देखो Q तो आपका 3 हो गया, प्लस का प्लस R क्या हो गया 1, लेकिन ये 3 क्या है आपका B है ना, तो B बराबर क्या हो जाएगा 3। आज समझ में नहीं आया, हमने मान लिया मुन्ना कि माना a धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, यहाँ तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सब लोग हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सब लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है मुन्ना, कहता है कि a इज इक्वल टू BQ+R, जहाँ R जो है वो 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और नहीं तो 0 के बराबर, लेकिन b से क्या होगा छोटा। यही ना बोलता है यार, बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि a बराबर BQ+R, जहाँ ये जो R है ना, ये वाला R वो 0 से क्या होगा बड़ा और नहीं तो 0 के बराबर, लेकिन b से हमेशा क्या होगा R छोटा होगा। बस अब देखो b से छोटा होगा मुन्ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा संभावित मान, b से छोटा, तो b कितना है 3, तो 3 से छोटा क्या हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 होगा नहीं, 3 तो b है ना, तो b से छोटा होगा यानी 2 तक होगा कि नहीं होगा मुन्ना। यहाँ तो कोई दिक्कत तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कॉपी पेस्ट है सेम टू सेम,
क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। वहाँ पे बोला था कि धनात्मक विषम पूर्णांक बताना था, यहाँ पे धनात्मक सम पूर्णांक बताना है कि नहीं। धनात्मक सम पूर्णांक नहीं, खाली धनात्मक पूर्णांक बोला है, सम नहीं बोला है। तो इसके बाद यहाँ तक करने के बाद फिर लिखेंगे कि r बराबर क्या लेंगे 0, r बराबर 0 पर, यहाँ पे पर लिख दीजिए, या खाली लिखो कि r बराबर 0। अब r बराबर 0 लेंगे तो फिर क्या करेंगे, एक क्या है a लिखेंगे बराबर, b क्या था यहाँ पे 3, तो 3 लिखेंगे, इंटू q क्या था, q के q ही, प्लस r क्या लिए इस बार 0, तो 0 लिख देंगे। तो a बराबर हो जाएगा 3 में q से गुना करेंगे तो 3q, और 0 जोड़ेंगे तो 3 क्यों रहेगा, तो 3q के 3q। समझ आ गया। अब लेकिन बोला था कि इसका क्या जी वर्ग, इसका वर्ग करना है ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसका वर्ग करो, पहले लिखो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों, देखो पिछले बार में क्वेश्चन में ना हम लोग यहीं तक छोड़ दे रहे थे क्योंकि उसमें वर्ग नहीं बोला था, इसमें वर्ग बोला, इस पर वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करो, देखो a है तो लिखेंगे a, अब वर्ग चढ़ा देंगे बराबर, इधर है 3q, तो 3q क्या कर देंगे वर्ग। अब देखो a के वर्ग करेंगे तो a वर्ग, a के स्क्वायर आ जाएगा, 3 के, देखो यहाँ पे वर्ग लिखना है, हम q लिख दिए, 3q गुणा 3q, वर्ग का मतलब यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर 2 है ना, यानी 2 बार इसको लिखेंगे, 3q गुणा 3q, तो 3 3 9, और q में q से गुना करेंगे तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, यानी 4 जब आपस में गुणा होता है तो उसका जो पावर होता है जुड़ता है ना, तो 1 और 1 2, यानी q के पावर क्या हो जाएगा 2, है कि नहीं। तो देखो हमको क्या दर्शाना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो धनात्मक पूर्णांक का तो वर्ग हो गया, लेकिन इस रूप का नहीं आया 3m के रूप के, तो क्या करेंगे हम a स्क्वायर के a स्क्वायर लिखेंगे बराबर, इसमें से 3 तुम कॉमन ले लो क्योंकि हमको 3 लाना है ना, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, है कि नहीं। अब इधर क्या बच गया 3 बच गया, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं ना 3 गुना 3, तो 3 एक और बच गया, और क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है मुन्ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, ए क्यू है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखेंगे बराबर 3 के 3, और यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है इसको क्या मान लेंगे हम एम मान लेंगे, तो एम लिख देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि 3m बरा 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे हम एम, यानी हमने 3 क्यू स्क्वायर को एम मान लिया है तो हमने लिख दिया। हमको ये तो प्रूफ करना था कि ए स्क्वायर बराबर 3m, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है, और हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, बस। तो एक तो हो गया है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो हमने धनात्मक पूर्णांक क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक a माना था, और a का वर्ग देखो 3m के रूप का है कि नहीं, तो बिल्कुल एक हमारा हो चुका है। अब दूसरा करते हैं मुन्ना, दूसरा क्या बोला था कि 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो लो इस बार r बराबर क्या लेंगे 1, तो लेंगे r बराबर 1 पर। आप r बराबर 2 भी ले सकते हो, 1 से ही हमारा मिल जाएगा, 1 से ही हमारा ये चीज़ें क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, तो 2 लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो लो a क्या हो जाएगा, a का तो यही रहेगा बराबर, b कितना था 3, तो 3 लिखेंगे, फिर इंटू q कितना था q के q, प्लस r क्या ले रहे हैं 1। अब देखो a के a बराबर 3 में q से गुना करेंगे तो 3q, प्लस का प्लस 1 का 1। अब ऐसा मत सोचेगा कि 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, 4q, नहीं, इसमें 4 है और इसमें 4 नहीं है, ये जो q है क्या है 4 है ना, और इसमें 4 नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे इसको हम जोड़ेंगे नहीं। अब लिखेंगे, देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना था ना, हमें बोल रहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करेंगे, ये धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था a, तो a का वर्ग करो, तो लिखो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करिए तो a के वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा a के वर्ग यानी a के स्क्वायर, और फिर 3q प्लस 1 का क्या करना है वर्ग, यानी स्क्वायर चढ़ाना इस पर। तो देखो a के वर्ग तो a का वर्ग ही हो जाएगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया a, और ये क्या हो गया b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है। तो a स्क्वायर तो ये आपका ये ना है, ये आपका b है, तो a कितना है 3q, और स्क्वायर है तो क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर, प्लस bq, तो b कितना है 1, तो 1 कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या बोल रहा है 2ab, तो 2 इंटू a कितना है 3q, और प्लस b कितना है, प्लस नहीं लिखेंगे यहाँ पे इंटू है ना, तो इंटू लिखेंगे, और b कितना है 1, तो 1 लिख देंगे बस।
देखो ए स्क्वायर का तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3q के 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 9q। अभी हम यहाँ पे किया था ऊपर, यहाँ पे नहीं किए थे, 3q को 2 बार लिख के देखिए ना 9q नहीं आ जाएगा, प्लस के प्लस 9q स्क्वायर आएगा। माफ करिए, देखो 3q गुणा 3q तो बराबर क्या आएगा 3 तिहाई 9, और q में q से गुना करेंगे तो q स्क्वायर आया कि नहीं आया। तो बस यहाँ पे लिखेंगे 9q स्क्वायर, प्लस का प्लस 1 के 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही, प्लस का प्लस यहाँ लिखो 2, अच्छा देखो 2 यहाँ पे 3 है तो 2 3 जा 6 और q है तो q, ठीक है। लेकिन देखो हमको लाना है एक को लास्ट में रखना है, क्योंकि हमको एक लाना है ना, तो एक को लास्ट में कर दो। तो लिखो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखे हुए 6q और प्लस का 1 इधर कर दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद लिखो यहाँ से ए स्क्वायर के ए स्क्वायर रहेगा बराबर, ये इसमें भी देखो यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन ले लो, क्योंकि हमको 3 लाना है ना। देखो यहाँ पे तो 3 लिख दिए इन 2, उसके बाद क्या रहेंगे क्यू बच, यहाँ पे क्या बच गया 3 एक और बच गया, क्योंकि 9 में 2 3 है ना, 3 गुना 3 तब ना 9 होता है, तो एक 3 और बच गया, क्यू है तो क्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस, यहाँ से 3 हमने कॉमन ले तो क्या बच गया मुन्ना 2, और यहाँ पे क्यू है तो क्यू, फिर इसको घेर देंगे प्लस का 1। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बराबर, खैर दिख रहा है नीचे मुन्ना, नहीं दिख रहा होगा, अच्छा खैर दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा हम क्या मान लेंगे m, तो इसको लिख देंगे m, और प्लस का क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में से कर देंगे कि ये 3q स्क्वायर प्लस का 2q बराबर क्या माने हैं हम लोग m माने हैं। तो बस यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब देखो हमको यही दर्शाना था ना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है, देखो यही दर्शाना था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है, हमने यहाँ पे दर्शा दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार इसको बढ़िया से देखिए और कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, सारे चीज़ें समझ में आ जाएगा बारी बारी से। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो मुन्ना हमने क्वेश्चन नंबर 5 को बोर्ड पे लिख लिया है, अब इसको समझते हैं सही से। आइए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है मुन्ना, बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उस बार क्या बोला था वर्ग, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था वर्ग, इस बार क्या बोला है घन, घन मतलब क्यूब, 3m या 3m + 1 या 3m + 8 के रूप का होता है। इस बार हमको यह दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 3 के या 9m + 8 के रूप का होता है, ये हमको दर्शाना है। तो देखो दर्शाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मानते हैं, तो वही मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हल में, हल माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा, अब हम लोग क्या मानते थे मुन्ना b, तो b इसमें क्या है देखो तो 9 दिख रहा है, तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 9, तो b क्या हो जाएगा हमारा b बराबर हो जाएगा 9। यहाँ तो कोई दिक्कत तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है मुन्ना, कहता है कि a = bq + r, जहाँ r जो है ना, जहाँ r जो है वो 0 से क्या होता है बड़ा, नहीं तो 0 क्या होगा बराबर, लेकिन b से क्या होता है छोटा, है कि नहीं। तो जब b से छोटा होता है r, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, b कितना है 9, यानी 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, है कि नहीं, 6 7 और 8 तक। अब क्या हम लोग इतना रख के चेक करेंगे, नहीं ये 3 ही मान में बिल्कुल आ जाएंगे सारे के सारे चीज़ें, 1 2 3 तक लेंगे ना तो ये तीनों प्रूफ हो जाएगा, 9m + 1 और 9m + 8, ये तीनों प्रूफ हो जाएगा। तो आइए लेते हैं, इस पर क्या लेते हैं, सबसे पहले r = 0 पर लिखेंगे कि r = 0 पर
एकदम बिल्कुल पहले जैसे ही कॉपी पेस्ट है। इस बार खाली घन बोला है तो इस बार घन कर देंगे, उस बार वर्ग बोला था तो वर्ग कर दिए थे। लिखो ए के ए रहेगा बराबर बी कितना है मुन्ना 9, तो 9 लिख देंगे। इंटू है तो इंटू, क्यू कितना है, क्यू तो क्यू ही है, प्लस का प्लस, ये आपका क्यू है। आर कितना लिए थे इस बार 0, तो 0 लिखेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9 में क्यू से गुना होगा तो 9 क्यू, और ये प्लस में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही क्यू ही हो जाएगा, 9 क्यू ही होगा ना। बस घान बोला था तो लिखेंगे कि दोनों तरफ घान करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करिए, ए के घन करिए बराबर 9 क्यू के घन करिए, 9 क्यू का घन करिए। ए के घन तो ए ही हो, ए घन ए के क्यू हो जाएगा बराबर 9 के घन करना है तो 9 क्यू गुणा 9 क्यू गुणा 9 क्यू, तो 9 नमा 81, और 81 में 9 से गुना करो, 81 में 9 से, तो 9 एकम 9 और 9 अठे 72, कितना आ गया 729, तो हम लिख देंगे 729। और क्यू के क्या बार गुना 1 2 3, तो एक पावर यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो क्या वो 1 2 3, यानी क्यू के पावर क्या हो जाएगा क्यू के पावर 3। लेकिन हमको तो लाना है 9m के रूप का ना, तो लिखो ए के क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये 729 3 को 9 से मिलकर बना है ना, तो एक 9 बाहर ले लिए तो अंदर क्या बच जाएगा 2 को 9, यानी 9 नमा 81, यानी 81 बच जाएगा अंदर। और क्यू के अति क्यू के क्यू यानी क्यू के पावर 3 बच जाएगा। अब देखो ए क्यू है तो ए क्यू लिखेंगे बराबर 9 के तो 9 रहने देंगे क्योंकि हमको 9 लाना है, एम और चाहिए हमको, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे एम, तो लिखेंगे यहाँ पे एम, और इसको ब्रैकेट में लिख दिए कि 81 क्यू के पावर 3 बराबर क्या माने हम लोग एम, बस इतना लिख दो। तो देखो एक प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m के रूप का होता है। देखो हमने धनात्मक पूर्णांक क्या माना था ए, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक का जब घन किया तो क्या आया 9m के रूप का, ये नहीं बोला था, दर्शा दिए, तो ये तो हो गया प्रूफ। चलते हैं दूसरा पे, इस पे चलते हैं मुन्ना दूसरा। देखिए दूसरा यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। इस बार लेंगे r बराबर 1 पर, r बराबर 1 पर। अब लीजिए a कितना है मुन्ना, a तो यही रहेगा बराबर b, तो b कितना था 9, तो 9 लिखेंगे, इंटू q कितना था, q तो q ही है, प्लस r कितना लिए इस बार 1, तो 1 लिख देंगे। आप करो a बराबर 9 में q से गुना होगा तो 9q प्लस का 1 है कि नहीं। अब दोनों तरफ हमको क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है घन ना, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करिए तो ए के घन कर देंगे बराबर 9q प्लस 1 के क्या कर देंगे घन, तो घन कर दिए। अब यहाँ पे आप देखिए ए क्यू के तो ए क्यू हो जाएगा बराबर ए, ये वाला ए है, ये क्या है आपका बी, देखो ए प्लस बी के होल क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, या फिर ऐसे लिख लो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये ना होता है। तो लिखो ए क्यू कितना है 9, और क्यू है तो क्यू, और इसका क्या होगा क्यू करेंगे यानी घन चढ़ाएंगे, प्लस फिर क्या होता है बी क्यू, तो बी कितना है इसमें 1, और एक क्या करेंगे क्यूब चढ़ा देंगे यानी घन, प्लस 3 है तो क्या लिखेंगे 3 इंटू ए, तो ये कितना है इसमें 9q, फिर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, इंटू फिर बी है तो क्या लिखेंगे बी यहाँ पे क्या है 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे क्या है 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए कितना है 9q प्लस बी कितना है, क्योंकि बी था बी स्क्वायर है ना, तो बी कितना है 1, तो एक क्या कर देंगे स्क्वायर। चलो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, हमको लाना है इस फॉर्मेट का, देख लो 9m प्लस 1 के रूप का, तो लिखेंगे कि ए क्यू बराबर 9 के 3 बार गुना कीजिए, तो अभी 9 के हमने 3 बार गुना किया था तो कितना आया था 729, और ये क्यू के क्यूब हो जाएगा, क्यू के पावर 3 ही हो जाएगा, प्लस के प्लस, 1 के 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही, प्लस यहाँ पे करो 9 के अगर हम 3 बार गुना करेंगे, 9 के अगर 2 बार गुना करेंगे तो 9 9 81, तो 3 गुना 81 क्यू स्क्वायर, 1 में 81 से गुना करें तो 81 आएगा ना, प्लस के प्लस, इसको हल करके देखो ना मुन्ना इतना आ जाएगा है कि नहीं, प्लस का प्लस, यहाँ से करो 3 9 27, क्यू है तो क्यू, और 1 में 27 से गुना करेंगे तो फिर ये जोड़ना है, यहाँ पे गुना आएगा। खैर देखो
9 27, क्यू के क्यू, एक के स्क्वायर करेंगे तो एक ही ना आएगा, और एक में 27 से गुना करेंगे तो 27 क्यू ही आएगा, है कि नहीं। बस हमको चाहिए, देखो एक को लास्ट में रखना है ना, क्योंकि हमको एक बाहर चाहिए, तो पहले इसको लिखो ए क्यू बराबर 729 क्यू के पावर 3 प्लस इधर क्या है 81 में 3 से गुना करो, यहाँ लिखो 3 के 3 38 24 क्यू के स्क्वायर प्लस इधर क्या है 27 क्यू प्लस का क्या उधर लिख देंगे 1। अब देखो ए क्यू है तो ए क्यू लिखेंगे बराबर, देखो जी 729 में ए वो 9 है कि नहीं, 9 तो 3 गो है, देखो 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नमा 81, और 81 नमा कितना होता है 729, है कि नहीं। तो 3 को 9 से मिलकर बनाइए, तो एक 9 बाहर ले लेंगे, क्यों सर, क्योंकि हमको क्या लाना है 9 ना, देखो यहाँ पे तो 9 ले लिए एक बाहर, अंदर क्या बच जाएगा 2 और 9 बच जाएगा, तो 9 नमा 81, और ये क्या है क्यू के क्यू प्लस का प्लस, ये जो 243 वो किन से मिलकर बना है 3 गुणा 81 से, और 81 किन से मिलकर बना है 2 9 से, यानी एक 9 हमने बाहर ले लिया तो एक और 9 बचना है यहाँ पे ना, और एक 9 में 3 से गुना करें तो कितना 9 दिया 27, यानी यहाँ पे बच जाएगा 27, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर प्लस का प्लस 27 में से हमने 9 बाहर ले लिया तो क्या बच जाएगा 9 तिया 27 3 ना, तो 3 और क्यू के क्यू, अब इसको घेर दो, प्लस का कितना है 1 तो 1 लिख दो। अब देखो आ गया कि नहीं आ गया, ए क्यू है तो ए क्यू लिखो बराबर 9 के 9, हमको यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेना है एम, तो लिख देंगे एम, और प्लस का कितना है 1 तो 1 लिख देंगे। अब ब्रैकेट में तुम लिख दो ये वाला कि 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू के स्क्वायर और प्लस में 3 क्यू बराबर, बराबर हमने क्या मान लिया है एम, है कि नहीं। बस ये प्रूफ हो गया। देखो तो इन्हें लाना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 के रूप का होता है, लाना था नहीं लाना था, ये भी आ गया और ये भी आ गया। एक और बच रहा है लास्ट हमारा, चलो लास्ट हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। बस ये लास्ट है मुन्ना, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, ठीक है। देखो लास्ट क्या था, अभी हमने माना था r बराबर 0, फिर r बराबर 1, अब इस पर क्या मानेंगे r बराबर 2, तो लिखेंगे r बराबर 2 पर। अब r बराबर 2 पर करो, देखो a का तो यही हो जाएगा मुन्ना, हमें क्या चाहिए a, तो a का तो a बराबर, फिर b, तो b कितना है 9, तो 9 लिखेंगे इंटू क्यू के क्यू ही प्लस r इस बार कितना लिया मुन्ना, माफ कीजिएगा 2 लेना है इस बार, ये देखो एक लिया था ना यहाँ पे, तो इस बार क्या ले लेंगे 2, तो 2 लिख दिए, तो 2 लिख दो, तो a के a बराबर 9 में क्यू से गुना हुआ तो 9 क्यू प्लस का 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू, खैर यहाँ पे तो हो ही गया। अब लिखो कि दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, करो दोनों तरफ घन, a के घन करेंगे तो 1 क्यू हो जाएगा बराबर 9 क्यू प्लस 2 के घन करो, तो कर दिए। अब देखो फिर से वही आ गया, a + b के होल क्यू बराबर फार्मूला, तो a क्यू के a क्यू लिखो बराबर, ये आपका a है और ये क्या है आपका b, तो अभी लिखवाया था इसका फार्मूला इससे क्या होता है कि a + b के होल क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। देखो a क्यू, पहले a कितना है इसमें 9, तो 9 और q है तो q, और इसका क्या है q, तो q चढ़ा देंगे ध्यान देखो, प्लस का प्लस, b बोल रहा है तो b कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, ऐसा क्या कर देंगे घन प्लस, फिर बोला कि 3, तो 3 लिखेंगे इंटू, फिर बोला a, तो ये कितना है 9 और क्या है q के पावर कितना है स्क्वायर, इंटू b है तो b कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस 3 के 3 इंटू a कितना है, देखो 9 क्यू है ना, तो 9 क्यू इंटू, क्योंकि यहाँ पे इंटू है ना, है b स्क्वायर है तो b कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, है कि नहीं। बस देखिए a क्यू के a क्यू बराबर, ये कितना हो जाएगा 9 के 3 बार गुना करेंगे मुन्ना, तो 9 के 3 बार गुना करेंगे यानी 9 क्यू गुना 9 क्यू गुना 9 क्यू, देखो 9 नमा 81 और 81 नमा कितना होता है 729, है कि नहीं, और 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू, यानी क्यू के पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है ना, प्लस के प्लस 2 के 3 बार गुना करो तो कितना हो जाएगा 8, 2 के अगर 3 बार आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है कि नहीं, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे 9 है के बार 2 बार, 9 क्यू 2 बार, यानी 9 क्यू गुना 9 क्यू, तो 9 नमा 81 और 81 में क्यू से गुना, क्यू में क्यू से गुना तो क्यू स्क्वायर, यानी यहाँ पे जाएगा 81, 9 नमा 81, क्यू में क्यू से गुना हो तो एक पावर यहाँ तो क्या हो जाएगा क्यू के पावर 2, और 81 में 3 से गुना करो, तो अभी 81 में 3 से गुना किया तो कर लो फिर से एक बार और, 3 के 3 38 24 कितना गया 243, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर। अच्छा खैर 2 यहाँ भी है मुन्ना, 2
यहाँ पे भी है, 2 से और एक बार गुना करना पड़ेगा। तो करो, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 486। और क्या हो जाएगा यहाँ पे 486 क्यू स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे 9 तिया 27 और यहाँ पे 2 के 2 बार, 2 दूनी 4 और 27 में 4 से गुना करो, 27 में 4 से गुना करो। देख रहे थे कि एक क्यू के एक क्यू हुआ बराबर के बराबर 9 क्यू, देखो तो यहाँ पे ए है और ये क्या है प्लस में बी है कि नहीं, तो ए प्लस बी के होल क्यू, तो ए प्लस बी के होल क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो देखो ए क्यू, तो हमने ए क्यू, ए क्या है आपका 9 क्यू, तो 9 क्यू के क्यू कर दिए प्लस का प्लस, बी क्या है आपका 2, तो यहाँ पे बी की पावर 3 है तो हम 3 कर दिए प्लस का प्लस 3 के 3 ए है, तो ये कितना है यहाँ पे 9 क्यू, तो हमने 9 क्यू लिखा, यहाँ पे पावर 2 में है, पावर 2 है तो हमने पावर 2 लिख दिया, पावर 2 कर दिया। फिर बी है इंटू में, तो इंटू में हमने क्या दिया, बी कितना है 2, तो 2 लिखा, प्लस का क्या लिखा हमने प्लस, और यहाँ पे 3 था तो हमने 3 लिखा, इंटू के इंटू बोलता है ए, तो ये कितना यहाँ पे 9 क्यू, तो हमने 9 क्यू लिखा, इंटू, तो इंटू फिर होता है बी, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी क्या है 2, तो 2 के स्क्वायर कर दिया है कि नहीं। फिर जब इसको थोड़ा सा हल किया, ए क्यू के ए क्यू बराबर 9 क्यू के 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 729 क्यू के पावर 3 प्लस का प्लस 2 के क्यू कीजिएगा तो 8 प्लस का प्लस 9 के स्क्वायर करिएगा तो कितना 81, और 81 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 486, 81 में 3 से गुना करके देख लीजिए, 81 में 3 से गुना कीजिएगा, खौर माफ़ कीजिएगा 81 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 के 3 8 24 यानी 243, और 243 में फिर यहाँ पे 2 भी है ना, तो 243 में 2 से गुना कीजिए 6 8 4 यानी 400 कितना आ गया 86, क्यू स्क्वायर था तो क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर ही प्लस का प्लस 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और 9 तिया 27, और 27 में 4 से गुना कीजिए, 27 में देखो 4 से गुना किए हैं तो 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 6, 6 दो की 4 दूनी 8 है, 8 और 2 कितना होता है 10, तो कितना आ गया 108, और क्यू था तो क्यू लिख दिया। ठीक है, हमको लाना है किस फॉर्मेट का 9 क्यू प्लस 8 का फॉर्मेट का, यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है तो 8 को हम इधर कर देते हैं साइड में। ठीक है, तो लिखिए ए क्यू का ए क्यू इज इक्वल टू 729 क्यू के पावर 3 प्लस है तो प्लस लिखो, ये कितना है 486 क्यू के पावर 2 प्लस 108 क्यू प्लस का 8 हमने बाहर कर दिया। अब हमको लाना है 9m प्लस 8 के रूप का, तो लिखिए ए क्यू का ए क्यू बराबर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 729 में 3 को 9 से मिलकर बना है 729 है कि नहीं, जो 729 है मुन्ना वो 3 को 9 से मिलकर बना है ना, देखो यहाँ पे 9 क्यू के पावर 3 था तब आया था 729, तो एक 9 हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 2 9 यानी 9 नमा 81 यानी 81 बच गया, और क्यू के पावर 3 है तो क्यू के पावर 3 लिख देंगे प्लस का प्लस। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो 486 है वो कैसे बना था, 2 को 9 था और एक 3 और एक 2 था, तो एक 9 हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक 9 तो हमने बाहर ले लिया है ना, तो अंदर बचेगा एक 9 और 3 और फिर 2, तो 9 तिया 27, और 27 दूना कितना होता है 27 दूना 54, करो देखो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 54 के 54 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या था क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ जो 108 है वो किन से मिलकर बना था, एक 9 था फिर 2 था और 3 था, तो 9 हमने जब बाहर ले लिया यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 3 और एक यहाँ पे 2 के पावर 2 यानी 4, तो 4 तिहाई 12 यानी यहाँ पे 12 बच जाएगा, और क्यू है तो क्यू बस वो घेर दीजिए प्लस का 8। ए क्यू के क्या लिखेंगे ए क्यू बराबर 9 के तो 9 ही रहने देंगे क्योंकि हमको 9 चाहिए है कि नहीं, अब हमें एम चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या मान लेंगे एम, तो यहाँ पे लिख देंगे एम, और प्लस का क्या बचा आपको 8, और इसको ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कि 81 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू के पावर 2 प्लस 12 क्यू बराबर एम, इसको हमने एम माना है ना तो इसको एम लिख दिया, बस यही हमें प्रूफ करना था, मतलब यही हमें दर्शाना था, हमने दर्शा दिया। ठीक है, तो देख लो मुन्ना इसको एक बार बढ़िया समझो, सारा क्वेश्चन रिलेटेड ही था, दूसरा या तो फिर चौथा और ये पांचवा सारा वही सेम क्वेश्चन है, बस दूसरा में बोला था कि स्क्वायर कर दीजिए तो हमने स्क्वायर कर दिया था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर, अभी पीछे बोला था ना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर जो है वो
क्या तो बोला था क्वेश्चन था, हाँ किसी भी, हाँ बोला था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है ना वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमने क्या किया, दर्शा दिया। इस बार बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, तो भी हमने क्या किया, दर्शा दिया। तो देखिए इसको कॉपी कर लीजिए, और अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई हो तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, अगर हो सके तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा मुन्ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, यानी प्रश्नावली 1.2 के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही।